हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम सभी लेसन 3 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आज हम लोग? लेसन 3, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन। इससे पहले ये जो वीडियो है ये ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन तीनों ही स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस इसका सिलेबस सेम है। तो इसको कॉमर्स स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इसको आर्ट्स के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और इसको कॉमर्स के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में भी मैं आपको लेसन 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इसका फुल कॉन्सेप्ट, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उस एमसीक्यूज को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 1 और लेसन 2 को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट जो है, उसका लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के वहां से बाकी सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उसका भी एक एक करके वीडियो देख लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए वो स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, स्पेशली कॉमर्स, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 के कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 जो नवंबर में टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, उसका सारा सब्जेक्ट्स का मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, उसका एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिससे हम लोगों का एग्जाम में जो 90% प्लस का टारगेट है वो टारगेट इजी तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके तुरंत बाद ही मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और बीएमटी ये 3 सब्जेक्ट्स को भी अब पढ़ाना स्टार्ट आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं और जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का ये जो तीसरा लेसन है, उस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेसन 3 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। यही 3 लेसन जो है वो एनसीईआरटी के बुक में यही लेसन आपको लेसन 2 पे मिल जाएगा। तो जितना भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम इजी वे में और एनसीईआरटी के बेस पे ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब हम लोग उपभोक्ता संतुलन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर, इसका मतलब क्या होता है, उपभोक्ता किसे कहा जाता है। तो देखो पहला सवाल ही यही निकल के आता है, हु इज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है, हम लोग आखिरकार उपभोक्ता किसको बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु का क्रय करता है और उस वस्तु का उपभोग करता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करता है और उसका उपभोग करता है तो उस व्यक्ति को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। यानी मैं भी एक उपभोक्ता हूं, आप भी एक उपभोक्ता हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, हर कोई हम सभी लोग जो हैं, हर कोई हम लोग किसी ना किसी वस्तु को, किसी ना किसी गुड्स को, किसी ना किसी कमोडिटी को हम लोग परचेज करते हैं और उस वस्तु को कंज्यूम करते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी वस्तु को खरीदता है, उसका उपभोग करता है और उसकी अंतिम उपयोगिता को समाप्त करता है, उस व्यक्ति को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता ये भी हो सकता है, उपभोक्ता जो है वो समूह में भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी गुड्स को क्या करे, किसी भी गुड्स को परचेज करे, किसी भी गुड्स को क्या करे, परचेज करे और परचेजेस करने के बाद उस गुड्स को यूज करे। ठीक है, और यूज करके उस गुड्स का जो यूटिलिटी है उस यूटिलिटी को खत्म करे। यूटिलिटी क्या है आगे बारे में डिस्कस करेंगे आगे।
कोई भी पर्सन जब किसी भी गुड्स को खरीदता है और उस गुड्स को यूज करके उसका यूटिलिटी खत्म करता है तो वो पर्सन जो है वो कंज्यूमर, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, क्योंकि मैं भी अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारी चीजों को खरीदता हूं और उसका यूज करता हूं। आप भी कंज्यूमर हो, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, हर कोई हम लोग किसी ना किसी चीज का कंज्यूमर हैं, किसी ना किसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो हम सभी लोग एक्चुअल में क्या हैं, किसी ना किसी गुड्स का कंज्यूमर हैं। आ गया बात समझ में? अब देखो यही चीज यहां पे मीनिंग में पूछा गया है कि उपभोक्ता कौन है, हु इज ए कंज्यूमर। तो यहां हिंदी और यहां इंग्लिश दोनों ही में समझाए हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। तो देखो इकोनॉमिक्स में क्या बोला है, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है, यानी जो कंज्यूमर है वो एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो किसी गुड्स को परचेज करता है, किसी गुड्स को यूज करता है और उसके बदले में पैसा देता है, तो इसलिए वो एक आर्थिक एजेंट यानी इकोनॉमिक एजेंट होता है। ठीक है, बोला गया है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता शब्द एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति समूह, परिवार अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी पर्सन जब किसी वस्तु को खरीदता है, उसको यूज करता है, तो उसे ही हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर कौन होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट, एक आर्थिक एजेंट होता है। इंग्लिश में बोला गया ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। एक पर्सन जो किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है और उसको यूज करता है, उसी को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। बोला गया है कंज्यूमर इज ए वेरी ब्रॉड वर्ड विच इंक्लूड्स और पीपल, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। कंज्यूमर एक पर्सन भी हो सकता है, एक पूरा परिवार भी हो सकता है, या कोई भी संगठन जो है वो कंज्यूमर होता है। जैसे सपोज कर लो कि मान लो आप लोग स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हम सभी लोग मान लो कि अपने पढ़ाई लिखाई को करने के लिए हम सभी लोग पेन खरीदते हैं, हम सभी लोग कॉपी खरीदते हैं। तो हम लोग जो पेन खरीदे हैं, हम लोग जो कॉपी खरीदे हैं, तो हम लोग पेन और कॉपी का क्या हो गए? हम लोग पेन और कॉपी का कंज्यूमर्स हो गए। क्या हो गए? पेन और कॉपी का हम लोग कंज्यूमर्स हो गए, हम लोग इसका उपभोक्ता हो गए। ठीक है, यही चीज बोला गया। आगे इसको पढ़ लीजिएगा। मेन डिफरेंस यही बोला है कि उपभोक्ता का मतलब यही होता है। अच्छा, एक और चीज समझना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? क्या होता है उपभोक्ता का व्यवहार? सिंपल सा बात है, जब कोई पर्सन अपने नीड्स, अपने डिमांड्स के रिगार्डिंग जब उसको किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो वो किसी चीज को ज्यादा खरीदता है, और जिस चीज का जरूरत उसको नहीं पड़ता है वो उस चीज को कम खरीदता है। तो एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता किस तरीके से बिहेव करता है, कब वो किसी चीज को ज्यादा खरीदता है, कब वो किसी चीज को कम खरीदता है, ये उपभोक्ता का, कंज्यूमर का जो ये डिमांड बढ़ता या घटता रहता है, उसी को ही कंज्यूमर का बिहेवियर यानी उपभोक्ता का व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि आप, हम सभी किसी ना किसी गुड्स का कंज्यूमर हैं। अब सवाल ये आता है कि एक कंज्यूमर जो है वो संतुलन की स्थिति पे कब आता है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे कब आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोला जाता है उपभोक्ता का संतुलन, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये वर्ड को याद रखना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है? देखो जी, हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हैं, तो कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे कब आता है? तो सिंपल सा बात है, अगर किसी भी उपभोक्ता के पास जितना भी इनकम है, किसी भी कंज्यूमर के पास जितना भी इनकम है, यानी जितने भी उसके पास आय है, अगर वो आय से अधिक वस्तुओं का क्रय कर लेगा, आपके पास जितना पैसा है उस पैसे से अगर आप अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद लोगे तो आप कहलाओगे आप इक्विलिब्रियम हो, यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे तब होता है जब वह अपनी सीमित आय से अपनी कम से कम आय पे अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय करता है और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर आपके पास पैसा कम है और कम पैसे से आपने अपने जरूरत का काफी सारी चीजों को अगर खरीदा है तो ये
ये आपका उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। एक और स्थिति जहां उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, यानी कंज्यूमर जो है वो संतुष्टि की स्थिति पे रहता है, संतुलन की स्थिति पे रहता है, जब मान लो आपके पास जो इनकम है उस इनकम से आप पहले जितना सामान खरीदते थे अब भी आप उतना ही सामान खरीदते हो। 1 महीना 2 महीना पहले आपका जितना डिमांड था, आप पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी आप खर्चा उतना ही करते हो, यानी आपका जो खर्चा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो भी बोला जाता है कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम है, यानी एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे है, जहां वो अपने मांग में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। पहले वो जितना पैसा खर्च करता था अब भी उतना ही पैसा खर्च करता है, तो वो स्थिति भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब है उपभोक्ता का खुश रहना, कम पैसों से अधिक वस्तुओं को खरीदे तो आप खुश हैं, तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा। ठीक है, देखो उपभोक्ता संतुलन के बारे में यहां पे क्या बोला, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है, उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो जाए। यानी सिंपल है, उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदा, अधिकतम संतुष्टि मिला, उपभोक्ता अपने चयन में, उपभोक्ता अपने व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो वो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। देखो इंग्लिश में क्या बोला गया, कंज्यूमर्स equilibrium refers to the process in which consumer chooses or selects those goods and services from which he can attain maximum satisfaction or utility through his limited income। लिमिटेड इनकम से ज्यादा गुड्स को खरीदे और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, उसी सिचुएशन को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी पर्सन जब किसी भी गुड्स को खरीदता है तो हम लोग गुड्स को खरीदते क्यों हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग किसी भी गुड्स को क्यों खरीदते हैं, तो बच्चा लोग याद रखना, हम लोग किसी भी गुड्स को उसका यूटिलाइजेशन के कारण खरीदते हैं। किसके कारण खरीदते हैं, यूटिलाइजेशन के कारण, यानी उस गुड्स को उपयोग के कारण। किसके कारण, उस गुड्स के उपयोग के कारण, यूटिलाइजेशन के कारण। और देखना, हम लोग जब किसी भी गुड्स को खरीदते हैं तो हम लोग उस गुड्स का यूटिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, उस गुड्स का हम लोग यूटिलिटी। अब आप बोलोगे यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। हम लोग ऐसे गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं जिस गुड्स से हम लोगों को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। कोई भी चीज जिससे हम लोगों को ज्यादा फायदा हो, कोई भी चीज जिससे हम लोगों का ज्यादा नीड्स पूरा हो, कोई भी चीज जिससे हम लोगों को ज्यादा उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा ही गुड्स को जो है हम लोग सबसे ज्यादा मार्केट में खरीदते हैं। सपोज कर लो, एकदम नॉर्मल भाषा में समझो, मान लो अभी अगर मान लो आपको हम बोलते हैं कि आप मार्केट गए, एकदम नॉर्मल समझो, मान लो आप मार्केट गए और मार्केट में जाके आपको एक चप्पल खरीदना है, एक चप्पल। अब एक चप्पल जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, मान लो एक्वा लाइट का एक चप्पल है। किसका चप्पल है, एक एक्वा लाइट का एक चप्पल है। ठीक है, जो अराउंड 150 रुपए के अराउंड में एक अच्छा एक्वा लाइट का चप्पल मिल जाएगा। उसी के जगह एक चप्पल है ऐसा ही जिसका कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल चप्पल है जो मान लो आपको जो लोग साइकिल वगैरह में बेचते हैं, मान लो ये आपका 80 से 100 रुपए के बीच का चप्पल है। तो हमको पता है कि ये जो 80 से 100 रुपए के बीच का चप्पल है वो कम टिकाऊ होगा, वो ज्यादा मजबूत नहीं होगा और 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ही जो है वो चप्पल टूट जाएगा। यानी इस चप्पल का यूटिलिटी बहुत ही कम है, तो हम लोग इस चप्पल को नहीं खरीदेंगे। हम लोग एक्वालाइट का चप्पल को इसलिए खरीदेंगे क्योंकि एक्वालाइट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होगा, उसको लंबे समय तक हम लोग पहन सकते हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीना, कोई लोग तो 1 साल तक भी उस चप्पल को चलाते हैं। तो हमको ये पता है कि एक्वालाइट का चप्पल जो है वो बहुत ज्यादा टिकाऊ है, यानी उसका यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो हम लोग एक्वालाइट का चप्पल को जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन किसी और चप्पल के मुकाबले। तो एक्वालाइट को इसलिए खरीदे हम
लोग, क्योंकि इसका यूटिलिटी ज्यादा है। वैसे ही जब हम लोग किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को जब हम लोग खरीदते हैं, किसी भी कमोडिटी को जब हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग उसका यूटिलिटी देखते हैं कि वो कितना ज्यादा मेरे लिए यूजफुल है। जो गुड्स जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन वाला होगा, जो गुड्स जितना ज्यादा यूटिलिटी देगा, जो गुड्स जितना ज्यादा उपयोगी होगा, उसी गुड्स को जो है हम लोग मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब ये जो यूटिलिटी होता है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो यूटिलिटी होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका उपयोगिता, दो तरीके का होता है। एक होता है सीमांत उपयोगिता जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और एक होता है कुल उपयोगिता जिसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। एक और यूटिलिटी होता है औसत उपयोगिता जिसको एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं। इसके बारे में आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखो, यूटिलिटी दो तरीके का है, मार्जिनल यूटिलिटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MU, और एक होता है कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी जिसको बोलते हैं TU। ये शॉर्ट फॉर्म है। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। कोई भी गुड्स हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हर गुड्स से हम लोगों को कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलता है, इस वजह से हम लोग उस गुड्स को यूज करते हैं। इतना समझ जाना, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो देखो सीमांत उपयोगिता के बारे में यहां देखो बोला, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। यहां देखो इंग्लिश में भी इस साइड में दिखाए हैं, राइट साइड में इंग्लिश में है, लेफ्ट साइड में हिंदी में है। तो एक बार पहले समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। देखो सिंपल सा बात है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। मान लो आप पहले जितना गुड्स यूज करते थे, जितना गुड्स आप पहले कंज्यूम करते थे, जब आप उससे एक गुड्स एक्स्ट्रा यूज करोगे, आप पहले जितना गुड्स कंज्यूम करते थे, जितना गुड्स कंज्यूम करते थे, अब आप उससे एक गुड्स एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, तो ये एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम करने के कारण आपके टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। नहीं समझ में आया ना? देखो समझाते हैं, पहले इसका मीनिंग समझ लो। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। देखो अच्छा से समझना, यहां बोला यदि किसी वस्तु की 100 इकाइयों के उपभोग से 15 यूटिल संतुष्टि की प्राप्ति होती थी। मान लो कि आप कोई 10 गुड्स यूज करते थे। सपोज कर लो, ऐसे समझो कि सपोज कर लो कि आप 10 रोटी खाते थे। क्या खाते थे? 10 रोटी। हालांकि 10 रोटी तो आप लोग नहीं खाते होंगे। मान लो आप 10 रोटी खाते थे और 10 रोटी खाने से आपको कितना यूटिल्स उपयोगिता मिलता था? 150 यूटिल्स उपयोगिता मिलता था। अच्छा से समझना। अब क्या कर रहे हैं आप? तथा 11 इकाइयों के उपभोग से 160 यूटिल संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आप 10 पहले खाते थे, तो अब आप 10 की जगह 11 खाएं। जब आप 11 रोटी खाएं तो उससे आपको कितना यूटिलिटी मिला? सपोज कर लो 160 यूटिलिटी मिला। तो गौर यहां पे आप ये करना, पहले 10 रोटी खाते थे तो 150 यूटिलिटी मिलता था। अब आप 10 से 1 यूटिलिटी बढ़ा दिए, 10 से 1 रोटी आप एक्स्ट्रा खाएं, 1 रोटी एक्स्ट्रा खाएं। तो देखो पहले जो 160 150 यूटिलिटी मिलता था, अब उसकी जगह कितना मिला? 160 मिला। तो कितना यूटिलिटी बढ़ गया? 10 यूटिलिटी बढ़ गया। ये 10 यूटिलिटी आपका क्यों बढ़ा? ये 10 यूटिलिटी इसलिए बढ़ा क्योंकि आप 1 रोटी जो है वो आप एक्स्ट्रा खाए हो। 1 रोटी क्या खाएं? आप एक्स्ट्रा खाए हो। तो यही चीज हम समझा रहे थे कि जब कभी भी आप कोई एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम करोगे, तो एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम करने के कारण आपका जो टोटल यूटिलिटी जो बढ़ जाएगा, वही चीज हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप एक एक्स्ट्रा खाए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ है? आप एक एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम किए, ये याद रखना। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा लिए हैं आप। सिंपल सा बात है। पहले आप 10 रोटी खाते थे, तो 10 रोटी जब आप खाते थे तो कितना यूटिलिटी मिलता था? 150। अब आप 11 रोटी खाएं तो आपको कितना यूटिलिटी मिला? 160। तो कितना यूटिलिटी बढ़ गया? 10 यूटिलिटी बढ़ा। 10 यूटिलिटी क्यों बढ़ा? क्योंकि आप 1 रोटी एक्स्ट्रा खाएं। तो ये जो 1 रोटी एक्स्ट्रा खाए हैं, इसके कारण ये जो 10 यूटिलिटी बढ़ा, यही आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में भी वही लिखे हैं। अब यहीं पे उन चीजों को ही डिटेल्ड में जो है देखो यहां पे उन्हीं चीजों को समझाया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का।
टोटल यूटिलिटी, एन का मतलब होता है कि पहले कितना यूज करते थे, पहले अब कितना खाते हैं 11 रोटी, पहले कितना खाते थे 10 रोटी, तो डिफरेंस 1 रोटी का है, यानी डिफरेंस 10 रोटी 11 रोटी के बदले 11 रोटी का कितना यूटिलिटी था 160 था, और 10 रोटी का 150 था, तो कितना डिफरेंस है 10 डिफरेंस है, यही 10 आपका क्या कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी आपका कहलाएगा। समझ में आया, यही चीज यहां पे मीनिंग में जो है वो मीनिंग में बताया गया है। देखो ये बोला सीमांत शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त, यानी वन एडिशन, एक एक्स्ट्रा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे ही इकाई सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में भी वही बोला है, देखो यहां पे बोला गया द वर्ड मार्जिनल मीन्स वन एडिशन, यानी एक एक्स्ट्रा additional utility derived from consumption of one additional unit of a commodity is called marginal utility. In other words, increases in total utility by consuming one additional unit of a commodity is called marginal utility of a particular unit. एक एक्स्ट्रा गुड्स को जो कंज्यूम किए इसके कारण टोटल यूटिलिटी जो बढ़ गया वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पे ग्राफ से समझाया गया है। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता को ग्राफ में समझा है। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कई सारे चीजों के लिए ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ को अच्छा से समझाएंगे, अच्छा से समझना। देखो यहां मान लो एक गुड्स है एक्स, और ये उस गुड्स को जैसे जैसे यूज किए हैं, और यहां उस गुड्स से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता है। अच्छा से समझना। हाँ, सपोज कर लो जब हम पहले एक गुड्स कंज्यूम करते थे तो कितना यूटिलिटी मिलता था 40 का, जब 2 गुड्स कंज्यूम किए तो यूटिलिटी कितना मिला 30 का। ध्यान ये रखना कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उसका यूटिलिटी घटते जाता है। याद रखना, गुड्स का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा तो उसका यूटिलिटी धीरे धीरे घटते जाएगा। तो जब हम लोग एक रोटी खाते थे, सपोज कर लो 1 रोटी, तो कितना यूटिलिटी मिलता था 40 के बराबर। जब 2 रोटी खाएं तो 30 के बराबर, जब हम लोग 3 रोटी खाएं तो 20 के बराबर, 4 रोटी खाएं तो 10 के बराबर, 5 रोटी खाएं तो 0 के बराबर। ये जहां पे यूटिलिटी 0 हो जाता है ना, वहां कोई भी उपभोक्ता संतुलन के बिंदु पे आ जाता है, यानी कंज्यूमर जो है यहां इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, कंज्यूमर संतुष्टि पे आ जाता है, फिर भी जब वो क्वांटिटी को बढ़ाते जाएगा, 5 से देखो, अब 5 से देखो ये बढ़ रहा है, 5 से 6 हो गया तो देखो ये माइनस में चला गया, 6 से 7 हो गया तो ये माइनस में चला गया। इसको अच्छा से समझना है आपको, इसको अच्छा से समझना है। देखो जब कोई भी कंज्यूमर आपका 0 होता है ना, 0 मतलब होता है पूर्ण संतुलन की स्थिति पे है। ठीक है, उससे पहले संतुलन से ऊपर यह होता है धनात्मक उपयोगिता, यानी कि यह होता है पॉजिटिव यूटिलिटी, और 0 से जैसे ही नीचे आएगा वो हो जाता है ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, 0 यानी संतुष्टि के बिंदु पे है, 0 से ऊपर यानी कि धनात्मक उपयोगिता पॉजिटिव यूटिलिटी, और जब 0 से नीचे आएगा तो वो माइनस आ जाता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। आगे इस वीडियो में आगे उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे डिटेल्ड में। तो देखो इसी चीज को अब यहाँ पे ग्राफ से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है मार्जिनल यूटिलिटी को। देखो यहाँ पे ग्राफ बना गया है, ये मूल बिंदु है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई है। तो देखो एक्स पे किसको रखे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को वाई पे रखे हैं, वाई पे मार्जिनल यूटिलिटी को, और क्वांटिटी को यहाँ पे एक्स, इस एक्स को रखे हैं एक्स एक्सिस पे। तो देखो जब 1 था तो कितना का था, ये 40 का था, तो यहाँ देखो 1 है, यहाँ 40, इस तरीके से ये है 1 है और ये क्या है यहाँ पे 40, फिर 30 है यहाँ पे 2, 30 और 2 यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे है आपका 3, 10 है यहाँ पे आपका 5, और देखो ये जैसे 0 हुआ तो ये भी हो गया 0। लेकिन 0 के बाद भी वो यूज को बढ़ा रहा है, तो देखो ये पॉजिटिव से अब धीरे धीरे ये किस में चला गया, देखो पॉजिटिव से अब ये धीरे धीरे चला गया यहाँ पे नेगेटिव साइड। देख रहे हैं, ये पॉजिटिव से चला गया धीरे धीरे, ये आ गया इधर आपका नेगेटिव साइड में। किस साइड आ गया, ये आ गया आपका इधर आ गया, ये आपका नेगेटिव साइड में। इसी चीज को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है,
चलो, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब आते हैं टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता क्या है। देखो बच्चा लोग, कुल उपयोगिता मतलब सिंपल है। आप मान लो कि अगर आप एक रोटी खाए हैं और एक रोटी खा के, सपोज कर लो आप एक रोटी खाएं और एक रोटी खा के आपको 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिला। 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिला। एक रोटी में 10 यूटिल्स। अगर मान लो आप 5 रोटी खाए हैं तो 5 रोटी में आपको कितना यूटिलिटी मिलेगा, तो 5 इंटू 10 यानी कितना यूटिलिटी मिलेगा, 50 यूटिलिटी। यही आपका 50 यूटिलिटी कहलाता है टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाता है ये आपका टोटल यूटिलिटी, कितना कहलाएगा, 50। वेरी सिंपल है, एक रोटी खाएं तो 10 के बराबर आपको यूटिलिटी मिला। अगर एक रोटी का 10 यूटिलिटी है तो आप 5 रोटी खाओगे तो कितना यूटिलिटी मिलेगा, तो 5 इंटू 10 50 यूटिलिटी। तो आपका ये 50 हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? ठीक है। देखो इंग्लिश हिंदी में भी बोला, कुल उपयोगिता की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। समझ में आया? कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। इंग्लिश में भी बोला, यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। और ये टोटल यूटिलिटी का क्या है, यहाँ फॉर्मूला है। एक बार और समझा दे रहे हैं। सपोज कर लो कि आप एक आइसक्रीम खाएं और एक आइसक्रीम खा के आपको अगर 5 यूटिलिटी मिलता है तो बताओ आप अगर 4 आइसक्रीम खाओगे तो कितना यूटिलिटी मिलेगा, तो 4 इंटू 5 यानी कितना यूटिलिटी मिलेगा, 20। तो ये 20 आपका हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। समझ में आ गया? देखो अब टोटल यूटिलिटी को एक डायग्राम, एक टेबल के थ्रू समझाया गया है। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी को देखो एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। यहां गुड्स लिखा गया है कि गुड्स को आप कैसे कैसे यूज कर रहे हैं और उसका मार्जिनल यूटिलिटी और इसका यहां पे टोटल यूटिलिटी। देखो जब आप एक गुड्स को यूज करते थे तो कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलता था, 40। एक गुड्स से आपको 40 यूटिलिटी मिला तो ये आपका 40 टोटल यूटिलिटी है। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 गुड्स यूज किए तो गुड्स यूज किए तो मार्जिनल यूटिलिटी तो घट जाएगा, गुड्स बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। तो 2 गुड्स में मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 30। तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा, तो देखो पहले से कितना यूटिलिटी था, पहले से था आपका ये देखो 40 यूटिलिटी और अब एक्स्ट्रा कितना यूटिलिटी मिला, 30। तो 40 में 30 जुड़ जाएगा तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 70। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 3 गुड्स यूज किए तो 20 मार्जिनल यूटिलिटी है। 20 क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, 20 है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, तो पहले 70 था तो 70, अब 70 में 20 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 90। वैसे ही आप अगर 4 गुड्स यूज किए तो आपको मान लो अगर 10 का आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला तो पहले का टोटल यूटिलिटी 90 है, 90 में 10 जुड़ जाएगा तो ये 100 यूटिलिटी हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मार्जिनल आप अगर 5 गुड्स यूज किए तो आपको 0 मिला, मतलब आप यहां पे फुल सेटिस्फेक्शन में आ गए। तो देखो यहां पे पहले आपका 100 था टोटल यूटिलिटी 100 और ये 0, तो अब हो गया आपका 100 यूटिलिटी। अब संतुष्टि पे आने के बाद भी आप उपभोग की इकाई को बढ़ा रहे हो। 6 रोटी खाए तो मान लो ये -10 यूटिलिटी हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी होगा 100 था, ये यहां 100 था ना, तो 100 - 10, अब ये माइनस में चला गया तो माइनस घट जाएगा तो ये 90 होगा। वैसे ये -20 है तो 90 में 20 घटेगा तो ये 70 आपका टोटल यूटिलिटी होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन। इस चीज को जरूर याद रखना, पूछता है बोर्ड में यहां से क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है। यहां से एमसीक्यूज जो होगा वो पूछेगा और यहां से थ्योरी भी, अगर थ्योरी एग्जाम है तो थ्योरी भी यहां से पूछता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। इस ग्राफ को अच्छा से याद रखना, इसी ग्राफ के थ्रू अब जो है इन दोनों में रिलेशनशिप को हम लोग बताते हैं। पहले ग्राफ समझो, अभी जिस ग्राफ को बताएं वही चीज है। ये जो ऊपर ये जो आपको यहां पे लकीर दिख रहा है ये है आपका टोटल यूटिलिटी और ये जो लकीर सीधा ये जो नीचे आया है ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखना ये रेखा जो है
है ये टोटल यूटिलिटी है और जो नीचे जो सीधा आया है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, अब ये जो जीरो है, देखो यहां जो जीरो है, 0 पे है, तो ये मेरा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्टर्स, यानी कि पॉइंट्स संतुष्टि का बिंदु। यहां से ऊपर अधिकतम संतुष्टि है, यहां से नीचे जो है वो न्यूनतम संतुष्टि, या पॉजिटिव है, ये 0 है और ये नीचे वाला नेगेटिव है यानी माइनस पे है। अब इन सब का रिलेशन को समझाते हैं, अच्छा से रिलेशन को समझना। सबसे पहला क्या होता है, ये बोला पॉइंट नंबर 1 पे, जब देखो पॉइंट नंबर 1 पे बोला जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, बिंदु ए से लेकर के ई तक। देखो क्या बोला, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। देखो टोटल यूटिलिटी जो है, देखो ये क्या बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव रहता है, टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता रहेगा। यहां देखो टोटल यूटिलिटी तब तक ये यहां से यहां तक बढ़ा जब तक जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहां से लेकर के 0 तक है। जब तक ये पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी जो है ये बढ़ता है। फर्स्ट रिलेशन हुआ, चलो इसको इरेज करते हैं। याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहेगा। ठीक है, दूसरा में यह बोला जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। देखो भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहां पे 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ। जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ है उसका सीधा देखो टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक, अब जैसे ही तीसरा रिलेशन क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव में आने लगता है, ये देखो यहां से देखो मार्जिनल यूटिलिटी यहां से नेगेटिव साइड आ गया, ये देखो नेगेटिव साइड, मार्जिनल यूटिलिटी ये नेगेटिव साइड आया। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव साइड आता है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो घटने लगता है, टोटल यूटिलिटी भी घटने लगता है। ये तीसरा रिलेशन है। तीसरा रिलेशन क्या है, जब सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है तब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी भी घटने लगता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजेज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये 3 रिलेशन है, याद रखना। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आएगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी भी धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, ये इन लोगों में रिलेशन है। इसी चीज को यहां पे डायग्राम से समझाया गया है। जब टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो गया। ये इनमें 3 रिलेशन है, इन तीनों में इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध। अभी जो बताएं सेम वही चीज है, इसको देख लेना, अभी जो बताएं वही चीज है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको एक आधारभूत या सार्वभौमिक का नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझा देते हैं क्या होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जैसे ही आप किसी गुड्स को यूज करते हो तो आपको उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलता है। जैसे जैसे आप गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को यूज करोगे तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी धीरे धीरे घटते जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको पूर्ण संतुष्टि मिलता है, पूर्ण संतुष्टि मिलता है। लेकिन पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पे आने के बाद भी अगर वो उस वस्तु की इकाई को बढ़ाता जाता है, उसको फिर भी यूज करते जाता है, तो उससे मिलने वाला उपयोगिता धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। इसी चीज को हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस यूटिलिटी का एक और नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल
मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ गॉसेंस फर्स्ट लॉ, याद रखना इसको, एच गॉसेंस या गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। एमसीक्यू में यह चीज पूछा जाता है कि गॉसेंस फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, तो गॉसेंस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्या बोला, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वास्तव में ऐसा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, यानी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन फिर भी जब वो उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है तो उसका उपयोगिता धनात्मक से क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। उसी को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ना एक एग्जांपल से समझा रहे, अच्छा से समझना। एक बार क्या हुआ था, मेरे घर पे पार्टी हो रहा था, मतलब बर्थडे या कुछ था, तो मेरे कुछ दोस्त लोग उस समय आए हुए थे, 5-6 लोग मेरे दोस्त लोग आए हुए थे। अब माँ क्या किए ना, उन लोगों को माँ पूड़ी खिला रही थी, ठीक है। तो अब क्या किया, जब मेरी माँ उन लोगों को पूड़ी खिलाई, 1 पूड़ी खिलाई, 2 पूड़ी, 3 पूड़ी, 4 पूड़ी, 5 पूड़ी, ऐसा कर करके जब वो लोग टोटल 8 पूड़ी खा लिया तो 8 पूड़ी में उन लोगों का पेट एकदम भर गया, यानी 8 पूड़ी में वो लोग संतुष्टि की स्थिति पे आ गया। लेकिन 8 पूड़ी में आने के बाद भी माँ क्या की, 2-4 पूड़ी और डाल दी। अब 2-4 पूड़ी जब और डाल दी तो वो लोग बोल रहा था कि आंटी नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। माँ बोली खा लो ना, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आया है। तो जबरदस्ती क्या किया, वो लड़का लोग खा लिया पूड़ी, 3-4 पूड़ी और खा लिया। तो 8 पूड़ी में पूरा पेट भर गया था, लेकिन फिर भी 3-4 पूड़ी और खा लिया। तो और जब पूड़ी खा लिया तो एकदम पेट पूरा भारी होने लगा, किसी का पेट दर्द करने लगा, तो किसी को नींद आने लगा। इसी चीज को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नोटिस किए हैं आप लोग, आप लोग अगर कोई भी काम जब पूरा जोश से करते हैं तो शुरू में उस काम को करने में बड़ा मजा आता है, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ने भी बैठिएगा 3 घंटा तो पहला 1 से 1.5 घंटा पूरा एनर्जी के साथ पढ़िएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि बोलिएगा कि हो गया, छोड़ दो, इतना ही पढ़ेंगे, संतुष्टि। लेकिन फिर भी जब आप जबरदस्ती पढ़ते रहोगे तो आपको नींद आने लगेगा, आपको सर दर्द देने लगेगा। यही चीज मार्जिनल यूटिलिटी होता है, और ये सभी चीज पे सभी जगह ये नियम लागू होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब मार्जिनल यूटिलिटी को देखो, ग्राफ से समझाए हैं। मान लो आप आइसक्रीम खाते हो, क्या खाते हो, आइसक्रीम। जब आप 1 आइसक्रीम खाते थे तो 20 यूटिलिटी मिलता था, मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप 2 आइसक्रीम खाएं तो अब घटते जाएगा, यूटिलिटी 16 हो गया। 3 आइसक्रीम में यूटिलिटी 10 हो गया। 4 आइसक्रीम में यूटिलिटी 4 हो गया। 5 आइसक्रीम में यूटिलिटी 0, यानी पूर्ण तृप्ति बिंदु, यानी फुल सेटिस्फेक्शन में आ गए, फुल। लेकिन फिर भी आप क्या किए, एक और एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा गए, तो अब आपका रिजल्ट पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -6 चला गया। देखो यहां इसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया गया है। यही चीज मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे ही लॉ ऑफ गॉसेन भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन याद रखना, ठीक है। आ गया समझ में बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उदासीनता वक्र क्या होता है। उदासीनता वक्र को तटस्थता वक्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इसको अच्छा से समझना। देखो बच्चा अच्छा से समझना, हाँ, उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, अच्छा से समझना। सपोज कर लो ये आप हो, उदासीनता वक्र को समझा रहे, अच्छा से समझना, ये आप हो, क्लियर है बच्चा। आपके पास मान लो यहां पे आपके पास 50 रुपया है, कितना रुपया, 50 रुपया, और आप इस 50 रुपया से 2 तरीके के गुड्स खरीदना चाहते हो, 2 चीजों पे इस पैसे को खर्च करना चाहते हो। सपोज कर लो आप 50 रुपया से क्या खरीदना चाहते हो, सपोज कर लो आप 50 रुपया से सेब खरीदना चाहते हो, और दूसरा 50 रुपया से मान लो आप संतरा खरीदना चाहते हो, सेब और संतरा। अब मान लो सेब में जब आप 30 रुपया खर्चा करोगे तो संतरे में आपको 20 रुपया खर्चा करना होगा, क्योंकि आपके पास 50 रुपया है। अब आप चाहते हो कि सेब में ज्यादा खर्चा करें। सेब में अगर मान लो आप 35 रुपया का सेब खरीदोगे तो 15 का आपको संतरा खरीदना होगा। सेब अगर आप 40 का खरीदोगे तो आपको 10 का संतरा खरीदना होगा। सेब अगर आप 45 का खरीदोगे तो संतरा आपको 5 का खरीदना होगा। यानी ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास इनकम लिमिटेड है, 50 रुपया है, और आप उससे 2 तरीके के वस्तु को खरीद रहे हैं, सेब और संतरा। तो आप जब सेब का डिमांड बढ़ाइएगा तो वैसे ही आपको संतरा का डिमांड में कम करना होगा।
इसी चीज को जिस हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, उसी डायग्राम को हम लोग इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता नाम इसका इस तरह से समझ लो कि जब एक गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे तो एक गुड्स को कम खरीदना पड़ेगा, तो जिस गुड्स को कम खरीदेंगे वो गुड्स उदास हो जाएगा ना, नाराज हो जाएगा ना, इसलिए उस गुड्स का नाम उदासीनता वक्र पड़ा। समझ में आ गया? उदासीनता वक्र मतलब क्या होता है? जब कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से दो तरीके का वस्तुओं का उपभोग करता है, तो जैसे जैसे एक वस्तु का क्रय को बढ़ाता है तो दूसरे वस्तु को उसको कमी करना पड़ता है। एक वस्तु में अगर ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, एक वस्तु को ज्यादा खरीदेगा, तो दूसरा वस्तु को उसको कम खरीदना होगा। इसी चीज को हम लोग उदासीनता वक्र कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी चीज का उदासीनता वक्र का यहां पे मीनिंग बोला, तो देखो वाटसन का क्या कहना है, एक अर्थशास्त्री है वाटसन, वो कहते हैं उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है जिसको प्रत्येक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता, यानी एक वस्तु को ज्यादा खरीदता है तो दूसरे वस्तु को कम खरीदता है। प्रोफेसर मेयर भी उदासीनता वक्र के बारे में यही कहे हैं। आप चाहें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उदासीनता वक्र का मतलब वही है, अगर आपके पास साधन सीमित है और आप दो तरीके के गुड्स को खरीदना चाहते हो, तो जैसे जैसे एक गुड्स को आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे दूसरा गुड्स को आपको कम करना होगा। इसी चीज को उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब ग्राफ से समझो, सपोज कर लो उदासीनता वक्र, देखो ग्राफ को समझो, ये सिचुएशन है ए बी सी डी ई एफ। सपोज कर लो आप एक गुड्स को एक्स है, एक गुड्स है एक्स और एक गुड्स है वाई, दो तरीके का गुड्स खरीद रहे हैं एक्स और वाई। सपोज कर लो एक्स में 1 रुपया खर्चा किए तो वाई पे 20 रुपया। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स को जो है, एक्स का देखो, एक्स को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एक्स को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये जो वाई गुड्स है उसको आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। देखो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। देखो जब यहां पे 1 था तो यहां पे 20 खर्चा होता था, अब आप 1 की जगह वस्तु एक्स में 2 रुपया खर्चा किए तो यहां आपको 15 रुपया खर्चा करना। 1 बढ़ रहा है तो 1 घट रहा है, ये 3 हो गया तो ये 11 हो गया, ये 4 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया तो ये 5 हो गया। उसी तरह से जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका क्या करना होगा, इसके आपको घटाना होगा, ठीक है। इसी चीज को यहां देखो इस ग्राफ के थ्रू दिखाए हैं, इसी ग्राफ को उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व इसी को कहा जाता है। देखो यहां पे 0 एक्सिस है, यहां पे x को दिखाए हैं और यहां पे y को। देखो x जब 1 है तो y 20 है, देखो y 20 है और x क्या है, 1 है, पहला सिचुएशन। अब देखो x क्या हो गया, यहां पे x हो गया 15 तो y कितना, x भी कितना हो गया, 2 हो गया। ये देखो ये 3 तो ये 11, ये 4 तो ये 8, ये 5 तो ये 6, ये 6 तो ये 5। इस चीज को देखो यहाँ पे जिस ग्राफ के थ्रू इन सबको हम लोग दिखाए हैं, यहाँ इसी ग्राफ को हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। आ गया समझ में? चलो अब थोड़ा सा ये समझ लो कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना वो कई तरीके का हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। इंडिफरेंस क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन को आपका रिप्रेजेंट करता है। इतना याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे उदासीनता माप को दिखाया गया है कि एक उदासीनता वक्र संतुष्टि एक निश्चित स्तर को बताता है, निश्चित स्तर को बताता है संतुष्टि का। इसको आगे हम अभी इसको समझाएंगे अच्छा से, ठीक है। अब देखो उदासीनता वक्र का कुछ कुछ विशेषता देख लो जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला विशेषता ये बोला उदासीनता, रुको 1 मिनट, याद रखना पहला विशेषता क्या बोला, पहला विशेषता बोला उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसको याद रखना, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, अर्थात उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो इसको समझाते हैं, उदासीनता वक्र जो होता है लेफ्ट से राइट आता है, चलो इसको इरेज करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड, अप टू डाउन। ये देखो ये इधर आपका, 1 मिनट, ये आपका इधर क्या है, ये आपका इधर लेफ्ट साइड है और इधर क्या है आपका ये राइट साइड है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो उदासीनता वक्र जो है वो लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे आता है, अप टू डाउन। याद रखना इसको, ठीक है। चलो दूसरा फीचर्स, दूसरा विशेषता क्या हुआ, उदासीनता वक्र नीचे, उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। हाई इंडिफरेंस कर्व शोज
हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी अब जब इंडिफरेंस कर्व है तो इंडिफरेंस कर्व में ये जो सबसे ऊंचा बिंदु है, कौन सा बिंदु, ये जो सबसे ऊंचा बिंदु है ये संतुष्टि के सबसे ऊंचे स्तर को दिखाता है और सबसे नीचे बिंदु संतुष्टि का सबसे नीचे स्तर को दिखाता है। ठीक है, चलो आगे बोला 3 नंबर पे, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। टू इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ द सेम कंज्यूमर नेवर कट ईच अदर इन एज इंडिफरेंस कर्व सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये बोला कि यहां देखो इस ग्राफ पे देखो उदासीनता वक्र का ये जितना भी ये ग्राफ बना है, ये जितना भी ये सर्कल है, ये सर्कल जो है ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है। देखो एक दूसरे को कभी काट रहा है, नहीं काट रहा है, यानी एक उदासीनता वक्र जो है वो कभी भी एक दूसरे को जो है वो नहीं काटता है, ये बोला। ठीक है, ठीक है। आगे बोला गया क्वेश्चन पे, हाँ, उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ऑफ एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व जो है वो किसी भी अक्ष को नहीं छूता है। देखो यहाँ पे अक्ष बोले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई अक्ष है, तो ये जितना भी ग्राफ बना है, ये जितना भी कर्व बना है, ये ना तो वाई को टच करता है ना ही एक्स को, किसी को भी ये टच नहीं करता, वही बोला। आगे उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा ये, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसे होता है, अवनतोदर। कैसा होता है, अवनतोदर होता है, अवनतोदर होता है, यानी कि कन्वेंस होता है। याद रखना इस चीज को। इससे पहले हम लोगों ने आपका उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी कि ऐसा झुका हुआ होता है मूल बिंदु की ओर, नतोदर। लेकिन उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर नहीं, उन्नतोदर होता है। याद रखना ये दो चीज, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इसी तरह से जो है ये इन दोनों में कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। ठीक है, समय थोड़ा कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं। आगे आता है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है बच्चा, सिंपल बात है। सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है आप जब दो तरीके का वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो एक वस्तु को बढ़ाने के लिए आप एक वस्तु का जितना गुड्स बढ़ा रहे हो उतना ही क्वांटिटी में आपको दूसरा गुड्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो आप अगर 2 रुपया एक गुड्स के लिए बढ़ा रहे हो तो दूसरा गुड्स के लिए 2 रुपया आपको कम करना होगा। एक गुड्स का जितना क्वांटिटी को जिस रेशियो में बढ़ाते हो उसी रेशियो में आपको दूसरा क्वांटिटी के गुड्स को छोड़ना होगा। यही चीज आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब छोड़ना। एक गुड्स के क्वांटिटी को जितना बढ़ाओगे उतना ही आपको दूसरे गुड्स के क्वांटिटी को कम करना होगा। यही होता है मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आओ इसको डायरेक्ट मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। यहां देखो ये संयोग दिया गया है यहाँ पे, ओ माय गॉड क्या हो गया, यहाँ पे ये संयोग दिया गया है, संयोग। ठीक है, यहाँ पे वस्तु x है, यहाँ पे वस्तु y है और उसका प्रतिस्थापन दर यानी कि देखो यहाँ पे रेशियो में बताया गया है। सपोज कर लो वस्तु x के लिए 1 था तो y के लिए 20 था, तो आपको कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा। अब इस चीज को अच्छा से समझना। ठीक है, अब देखो वस्तु गुड्स को बढ़ाएं, ठीक है, तो ये कितना चेंज आ गया, 15 चेंज हो गया, क्योंकि एक बढ़ा तो दूसरा घटा। तो इसका सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा, इस चीज को समझना अच्छा से। देखो यहां देखो 20 से कितना हो गया ये 15, तो कितना का फर्क आ गया 5 का, कितना का फर्क आ गया 5 का, 5 का फर्क आया और ये 2 से कितना हो गया 1 हो गया, यानी 1 का परिवर्तन आया, यानी कि ये आया 5:1। समझ में आया। वैसे ही अब देखो 15 से कितना हो गया 11, तो इस कितना का परिवर्तन आया, 15 से 11 हो गया तो 4 का परिवर्तन आया और ये 2 से 3 हो गया तो कितना बढ़ गया 1, तो 4:1। अब देखो 11 से ये 8 हो गया तो कितना घट गया 3, तो 3 चेंज आया और ये 3 से 4 हो गया तो कितना चेंज आया 1, तो 3:1। वैसे ये 8 से 6 हो गया तो कितना का चेंज आया 2 का, और ये 4 से कितना हो गया 5, तो कितना का चेंज 1 का। वैसे ही ये 6 से 5 हो गया तो 1 का चेंज आया, और फिर 5 से ये 6 हो गया तो देखो 1 का चेंज आया। यही चीज, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी मार्जिनल सब्स्टिट्यूट्स इसी को कहा जाता है।
आया बात समझ पे? एक गुड्स को जितना बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दूसरा गुड्स को छोड़ना होगा, यही चीज कहलाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्लियर है? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे ये इसके बाद एक और लास्ट है, इसके बाद एमसीक्यूज। बोला गया है बजट रेखा। बजट रेखा का मतलब होता है कीमत रेखा, जिसको बजट लाइन या प्राइस लाइन बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है अच्छा से समझना। बोला गया उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती है। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता दी हुई आय तथा कीमतों के साथ खरीद सकता है। बजट रेखा का फॉर्मूला होता है px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एम का मतलब होता है उपभोक्ता की कुल आय, px का मतलब होता है उपभोक्ता x वस्तु की कीमत, और x का मतलब होता है वस्तु की मात्रा, y का मतलब होता है y वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और y का मतलब होता है वस्तु की मात्रा। बस इसको याद रखना। देखो क्या बोला गया, बजट लाइन या प्राइस लाइन बताते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी कंज्यूमर जिसका इनकम फिक्स होता है कि हमेशा उसको उतना ही इनकम मिलेगा, अब वो उसी इनकम के बेस पे अपना गुड्स खर्चा करेगा, अपना पैसा को खर्चा करेगा। तो आखिरकार एक उपभोक्ता के पास कितना आय है और उन आयों को वो किन किन चीजों पे खर्च करेगा, अपने आय के आधार पे वो किन किन चीजों को खर्च करेगा। आय और खर्च का रिश्ता को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिलेशन को जिस डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है उसको ही बजट रेखा बोलते हैं। बजट रेखा ये बताता है कि एक कंज्यूमर का इनकम इतना है और वो इन इन चीजों के लिए पैसा खर्चा करेगा। इसी चीज को हम लोग बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं। इनकम के आधार पे अब इसके पास पैसा इतना है, वो इन इन चीजों पे पैसा खर्च करेगा। इसी को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे लास्ट है ये उपयोगिता विश्लेषण अथवा उदासीनता वक्र विश्लेषण का तुलना, यानी दोनों के बीच अंतर, डिफरेंसेस। किसके बीच? यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व के बीच। थोड़ा सा बस इसको याद रखने का कोशिश करना। जो आपका यूटिलिटी एनालिसिस है और इंडिफरेंस एनालिसिस है, यानी यूटिलिटी और इंडिफरेंस, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन है याद रखना आप। उपयोगिता गणनावाचक यानी कि कार्डिनल विचार है, कार्डिनल थ्योरी बोला जाता है यूटिलिटी को, और जबकि उदासीनता वक्र को ऑर्डिनल थ्योरी बोला जाता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। बोला गया ये विश्लेषण घटती सीमांत उपयोगिता स्पष्ट करता है, और ये क्या करता है? ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को स्पष्ट करता है। ये दो वस्तुओं के लिए उपभोग की तुलना, यानी मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड बाय px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड बाय py, यानी कि यूटिलिटी और प्राइस के बीच का रिलेशन को दिखाता है, और ये उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा को जो है वो स्पष्ट करता है। ठीक है, आया समझ में? बस इसको याद रखना ताकि एमसीक्यूज में हेल्प हो सके। वही चीज को जो है यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े उन थ्योरी का अब एमसीक्यूज। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर है। जितना भी चीज को पढ़ाए हैं उसको अच्छा से नोट्स बना करके कॉपी में लिखना, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारा का सारा एमसीक्यूज जो है आपको पूछा जाएगा। यहां भी हम पूछेंगे, बोर्ड में भी पूछा जाएगा, मॉडल पेपर में भी होगा, गेस्ट पेपर में भी होगा। सारा का सारा क्वेश्चन यही होगा जो अभी हम एमसीक्यूज में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलो समय नहीं गवाते हैं, एमसीक्यूज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आओ देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले बोला गया है उपयोगिता का अर्थ वस्तु की संतुष्टि शक्ति है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स में मौजूद वो पावर जिससे हम लोग किसी भी गुड्स के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, हर गुड्स को यूटिलिटी के बेस पे ही तो खरीदते हैं, तो ये एकदम सही है। बी नंबर, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। जब किसी पर्सन का कोई डिजायर होता है तभी उसका यूटिलिटी होता है। बिल्कुल सही बात है।
वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, बिल्कुल सही है, आपका डिजायर होगा तभी आप गुड्स को यूटिलाइज करोगे, तो ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, कौन सा इसका विशेषता है? तो बोला गया है ऑप्शन ए पे उपयोगिता एक मानव वैज्ञानिक धारणा है। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 उपयोगिता व्यक्ति पारक होती है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, बिल्कुल सही। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों सही है। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? हु गेव्स द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में किसने बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में बताने वाला पर्सन का नाम था मार्शल। क्या नाम था जी? मार्शल इसका नाम था, याद रखना आप। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले पर्सन का नाम क्या था? मार्शल, याद रखना नाम। 4 नंबर क्वेश्चन में यह बोला गया है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीज इन, कंज्यूमर बिहेवियर किसमें स्टडी किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इनकम थ्योरी या ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग ये लेसन 1 पे और लेसन 2 पे आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा रहे थे कि कंज्यूमर एक उपभोक्ता है, तो एक उपभोक्ता के बारे में किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? अभी अभी आपको हम क्वेश्चन में समझाए थे, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन का पहला नियम किसे कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। ऑप्शन ए मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ सेमी मार्जिनल यूटिलिटी, या उपभोक्ता की बचत यानी कि कंज्यूमर्स सरप्लस। तो इसका 5 का आंसर आप लोग हमको खुद बताओगे, क्योंकि हम अभी अभी आप लोग को बताए थे, ठीक है। इसका 5 का आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझे हैं। तो 5 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आओ ऑप्शन ए पे देखते हैं। ऑप्शन ए जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होता है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। देखो ये ग्राफ आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन के लिए यहां ग्राफ बताए हैं। ग्राफ में देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी तब तक देखो यहां पे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, अभी अभी बताए थे हम, बिल्कुल सही है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता शून्य हो गया तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता देखो इधर नेगेटिव में आ गया तो टोटल यूटिलिटी भी घट गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखना आप लोग, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रेंगल टी यू बाई ट्रेंगल क्यू। इसका मतलब समझा दे रहे हैं। ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, टी यू मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, और डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। टी यू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, और Q का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वांटिटी। इसका एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। जिस तरीके से अभी क्वेश्चन बताए थे वो है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। जब कुल अभी देखो अभी समझाए थे और तुरंत इसको फिर से जो है ये ग्राफ के थ्रू आप लोगों को देखो बगल में ग्राफ दे दिए हैं समझाने के लिए। जब बोला गया है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी देखो ये ग्राफ है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी
यूटिलिटी क्या होगा, देखो इसका ठीक सीधा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शून्य, ऑप्शन सी 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है सम सीमांत उपयोगिता नियम का विचार के मूल प्रतिपादक थे, हु बेसिकली प्रोनाउंस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सेमी मार्जिनल यूटिलिटी। सेमी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताने वाले पर्सन कौन थे, तो सेम गोसेन। ठीक है, गोसेन जो है इसके सेमी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बोला गया है कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। इसका स्लोप कैसा होता है, तो इसका स्लोप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, -px डिवाइडेड बाय py। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, उदासीनता वक्र होता है इंडिफरेंस कर्व इज। अभी अभी आप लोगों को हम ऊपर क्वेश्चन में बताए थे कि जो उदासीनता वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, अभी अभी बताए थे आप लोगों को। तो इसका 11th का आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, उसका आंसर आप लोग हमको खुद बताओगे। अभी अभी आपको ये बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है कि उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आंसर नहीं भी आए तो भी कमेंट करके पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को आंसर बता सकूं। ठीक है, 11 नंबर, उपयोगिता का संबंध होता है यूटिलिटी रिलेटेड टू। कोई भी गुड्स का यूटिलिटी किससे रिलेटेड किया जाता है, तो किसी भी गुड्स का यूटिलिटी को कंपेयर किया जाता है उसके लाभदायकता यानी यूजफुलनेस से, नैतिकता यानी मोरालिटी से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 का आंसर होगा डी। 13 नंबर का आंसर, 13 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की माप की जा सकती है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। यूटिलिटी को हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं मनी से। किससे मेजर्ड कर सकते हैं, मनी से। ठीक है, मनी से मेजर्ड करते हैं यूटिलिटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ सेमी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज। सेमी मार्जिनल यूटिलिटी को किस नाम से जाना जाता है, तो सेमी मार्जिनल यूटिलिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आपका प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सेमी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ गॉसियन भी कहा जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ गॉसियन भी जो है ये इसी को कहा जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसियन। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे बोला गया है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र का मतलब होता है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र का झुकाव कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप्स कैसा होता है, अभी अभी आप लोगों को बताए थे, फिर बता देते हैं। उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट से राइट। अभी अभी आप लोग को इस तरीके से डायग्राम में समझाए थे, इस तरह से लेफ्ट से राइट साइड होता है, लेफ्ट से राइट साइड। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी गुड्स में मौजूद वो पावर है जिससे किसी भी पर्सन का जो नीड्स है उसको पूरा किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपभोग के योग को क्या कहेंगे, द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो हम अभी बताए थे जब आप जितने भी गुड्स को यूज किए उस गुड्स का जो आपको टोटल यूटिलिटी होगा वो उस गुड्स का टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, 18 नंबर बोला गया है उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया, हु प्रोनाउंस द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में किसने बताया था, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में हिक्स एवं एलेन ने बताया था। हिक्स एवं एलेन ने किस थ्योरी के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में हिक्स एवं एलेन ने बताया था। ठीक है, और कार्डिनल के बारे में मार्शल ने बताया था। याद रखना, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में हिक्स एवं एलेन ने, जबकि ऑर्डिनल जबकि कार्डिनल यूटिलिटी जो है उसके बारे में आपका मार्शल ने बताया था। याद रखना इस चीज को।
ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक थे। द प्रोनाउंसमेंटर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसने बताया था? तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताने वाला पर्सन का नाम था गोस्टेन। ठीक है, गोस्टेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, 20 नंबर क्वेश्चन पे बोला उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट द पॉइंट वेयर, कंज्यूमर्स जो है वो पूर्ण संतुलन के बिंदु पे कब आता है? तो संतुलन पूर्ण बिंदु पर तब आता है जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम और गुड्स का प्राइस जो है वो अधिक हो। इस सिचुएशन पे जो है वो पूर्ण संतुलन की एक मिनट रुको, कैसे जी? ये तो गलत है, रुको एक मिनट, गलत बता रहे हैं। उपभोक्ता पूर्ण संतुलन के बिंदु पे तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस गुड्स का बराबर होगा, यानी वो अपना जो इनकम है उस इनकम को वो गुड्स जितना चाहे उतना गुड्स के लिए वो एक्सपेंडिचर कर सकता है। ठीक है, यानी कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जहां उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है और किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो भी गुड्स का प्राइस सेम है। तो इस कंडीशन पे वो संतुष्टि के बिंदु पे आएगा, यानी ऑप्शन ए। 21 नंबर का क्वेश्चन पे बोला गया है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने का क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 नंबर, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि के लिए क्या जरूरी है? तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होना चाहिए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसके गुड्स का जो प्राइस है उसके बराबर होना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर जो 20 था उसी को घुमा के क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज। देखो ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी इधर नेगेटिव में आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव में आता है तो ये टोटल यूटिलिटी जो है वो घट जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज, घटना स्टार्ट कर देता है। तो इसका 23 का राइट आंसर होगा बी, घटने लगता है, स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्त है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? तो सिंपल बात है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पोजीशंस पे कंज्यूमर्स जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशंस पे तब आएगा जब वो जितना मार्जिनल यूटिलिटी खर्च करता है वो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी मार्शल का ये मानना था कि किसी भी गुड्स का जो यूटिलिटी होता है उस यूटिलिटी को किस चीज से माप सकते हैं? तो उस यूटिलिटी को जो है हम लोग मुद्रा में भी माप सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम लोग उसका संख्या में भी माप सकते हैं कि वो कितना ज्यादा यूजेबल है। तो ए और सी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सही। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, बजट सेट जिसको बजट रेखा बोलते हैं, ठीक है, बजट लाइन बजट सेट के लिए आवश्यक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बजट सेट, बजट सेट के लिए क्या जरूरी है? तो बच्चा लोग बजट सेट के लिए यहां से सभी चीजों का होना जो है वो जरूरी है। बंडलों का संग्रह होना चाहिए, विद्यमान बाजार कीमत और कुल आय, ये सब होना चाहिए। ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया ह्रासमान विस्थापन दर में इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिमिनिशिंग बायरेंस जो रेट होता है उस रेट में एक्चुअल में क्या होता है? तो याद रखना होगा डिमिनिशिंग बैलेंस रेट में क्या होता है? एक गुड्स का जितना मात्रा बढ़ता है दूसरे गुड्स का उतना मात्रा कम हो जाता है। अगर एक गुड्स का मात्रा बढ़ेगा तो एक गुड्स का मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक पहला गुड्स का मात्रा बढ़ता है तो दूसरा गुड्स का मात्रा कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए पे बोला वस्तु 1 की अधिक मात्रा बिल्कुल, वस्तु 2 की कम मात्रा बिल्कुल, दोनों सही है ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है।
ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है यूटिलिटी इन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी का मतलब है कि किसी भी गुड्स में मौजूद वो पावर जिससे वो अधिक से अधिक सेटिस्फाइड हो सकता है, अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 29। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र का मतलब होता है उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र का झुकाव होता है यानी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो। उदासीनता वक्र का ढलान जो झुका हुआ होता है, वो झुका हुआ ढलान किस चीज को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कि एक गुड्स का क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटा हुआ है, यानी डिमिनिशिंग हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो उस गुड्स को घटा रहा है वो। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे 30 नंबर बोला गया है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता में क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स। जैसे जैसे आप एक गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हो तो वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय के अनुपात को दर्शाया जाता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सो, यानी इंडिफरेंस कर्व में जो दो गुड्स होता है उस गुड्स का जो भी डिफरेंस होता है उस चीज को किससे दिखाया जाता है? प्राइस लाइन, कीमत लाइन, कीमत लाइन से। यानी एक मान लो ये इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बताएं, इंडिफरेंस कर्व में ये जो लाइन खींचते हैं ना, इस लाइन को बोला जाता है प्राइस लाइन। कौन सा लाइन बोला जाता है? प्राइस लाइन। यानी एक गुड्स का कीमत बढ़ रहा है तो दूसरा गुड्स का प्राइस घट रहा है। ठीक है, आगे समझ में? ये आप लोगों का आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से सारे क्वेश्चन को मैच कर दीजिएगा और इन्हीं 31 क्वेश्चंस में से ही एग्जाम्स में जो है आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छा से पूछा जाएगा। जानते हैं वीडियो काफी लंबा हो गया, लंबा इसलिए हुआ क्योंकि यही चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करके एक दो बार इसको अच्छा से पढ़ लेना। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, कमेंट करना, मैं आपको दोबारा वो चीज जरूर समझा दूंगा। इसके तुरंत बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी लेसन 4 आएगा और कल से आप लोगों का बीएसटी अकाउंटेंसी और बीएमटी उसका भी वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ट्राई करेंगे कि दिन में कम से कम तीन सब्जेक्ट्स का जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अच्छा से मन लगा करके पढ़े। कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट है मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।